नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इकबाल ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नेता है जिसके एक ट्वीट से पूरी राजनीति की दिशा बदल जाती है, जिसे मुसलमान हीरो कहते हैं, बीजेपी वाले विलन बताते हैं, लेकिन सच क्या है कहीं बीच में है, पर कोई पूरा सच नहीं बताता। तो आज मैं लेकर आया हूँ ओवैसी के वो राज जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या ओवैसी सच में बीजेपी की बी टीम है? क्या वो मुसलमानों को भड़काते हैं? क्या वो कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ओवैसी की राजनीति से किसे फायदा होता है? ये सवाल यूं ही नहीं पैदा होते। इसके पीछे है 30 साल का राजनीतिक संघर्ष, भाषण, विवाद, सांसद की बहसें और हजारों कैमरे की रोशनी। कुछ मिनट में आपको मिलेगा वो सच जो अभी तक किसी ने इतने विस्तार से नहीं बताया, चाहे आप ओवैसी के समर्थक हो या आलोचक। तो देखते रहिए आखिर सेकंड तक, क्योंकि आखिर मिनट पर ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी सोच पूरी तरीके से बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इकबाल हसन आपके एरिया से हूं और आज का ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच जानना चाहते हैं। अगले कुछ मिनट में जो फैक्ट्स मैं दूंगा वो मेन स्ट्रीम मीडिया न कभी इतनी विस्तार से दिखाया है न दिखाएगा। हमारे जैसे आम लोगों को भी कंफ्यूज करता है कि ओवैसी आखिर कौन है। तो देखते रहिए, क्योंकि अंत तक एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगी। अभी सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियो सीधे आपके सामने आ सके। दोस्तों, मुझे एक कहानी से शुरुआत करने दीजिए। साल था 1901। घर में एक बच्चे का जन्म होता है, छोटा असद। उसका पिता एक शक्तिशाली नेता, उसके घर राजनीति से भरा हुआ, हर रात बहस, हर दिन नेताओं की आवभगत। बचपन से ये लड़का देखता है सत्ता की चालें, जनता की आवाजें, राजनीति के खेल। 13 साल की उम्र में लंदन चले गए कानून की पढ़ाई करने। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी ओवैसी से कैसे जुड़ी है। असली बात यह है कि हर बड़े नेता के पीछे एक कहानी होती है, पर ओवैसी की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये भारतीय राजनीति की बदलती दिशा भी है। देखिए दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को समझने के लिए पहले उनके परिवार को समझना जरूरी है। 1900 यानी कि जब ओवैसी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, तब उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन पहले से ही एक बड़े नेता थे। बस यहीं पर प्लॉट ट्विस्ट है। लेकिन असदुद्दीन ने अपने पिता की जगह भरने के बजाय और ही किया, वो अपनी अलग पहचान बनाने लगे। लंदन से आया हुआ कानूनी ज्ञान, संविधान की गहरी समझ और बोलने की एक अलग ही शैली। लेकिन यहाँ एक बात और भी है जो जानना जरूरी है। 2004 जब ओवैसी सांसद पहुंचे, उस समय उन्हें किसी ने सीरियस नहीं माना। छोटी पार्टी का एक युवा नेता, लेकिन संसद में उसका अंदाज ऐसा था कि पहली बहस में लोग ध्यान देने लगे। उनके सवाल तीखे थे, उनके तर्क मजबूत थे, उनकी भाषा कॉन्स्टिट्यूशनल थी। यहीं से शुरू होता है ओवैसी का राष्ट्रीय उभार। आती है उनकी सबसे दिलचस्प चाल। ओवैसी की राजनीति काम करती है दो मोर्चों पर एक साथ। मोर्चा एक, जमीन ग्राउंड लेवल पर हैदराबाद से शुरू करके महाराष्ट्र में जाना, बिहार में 10 सीट जीतना, उत्तर प्रदेश में पार्टी का विस्तार करना। और यह एक क्रिटिकल पॉइंट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाता है। इसमें बिहार चुनाव सीमांचल रीजन, ओवैसी ने 14 सीट से चुनाव लड़ा, 14 में से 5 सीट जीता। लेकिन देखिए क्या हुआ उसी चुनाव में। जहां भी ओवैसी ने चुनाव लड़ा, दूसरे ऑपोजिशन कैंडिडेट को नुकसान पहुंचा। अब सवाल उठता है, क्या ये ओवैसी की रणनीति है या दोनों ऑपोजिशन पार्टीज की फेल्योर है? मोर्चा दूसरा, मीडिया लेवल पर सांसद में तीखी भाषण, सुर्खियों में रहना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, सोशल मीडिया पर चलना। दोस्तों, ये दोहरी रणनीति ही जो ओवैसी को एक आम नेता से राष्ट्रीय आवाज बना देती है। लेकिन यहाँ एक तीसरा पहलू भी है। क्या आप जानते हैं कि ओवैसी के भाषण में 3 चीज ऑलवेज होती है? आक्रामक तर्क, संविधान का हवाला, भावनात्मक अपील। ये ट्राई उन्हें यूनिक बनाता है, लेकिन यही ट्राई उन्हें विवादित भी बनाता है। कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जब भी ओवैसी किसी नए राज्य में चुनाव लड़ते हैं तो ऑपोजिशन पार्टीज कहती है कि ओवैसी वोट काट देंगे। अब सवाल यह है, क्या यह सच है या एक राजनीतिक बहाना? असल में यह लॉजिक है। हर पार्टी को अपने वोटर्स के लिए लड़ने का अधिकार है। अगर ओवैसी के वोटर्स उन्हें वोट देते हैं तो उनमें क्या गलती है? लेकिन ऑपोजिशन कहती है, लेकिन जो लोग हमें वोट दे सकते थे वो ओवैसी को वोट दे रहे हैं। तो असली सवाल यह है, क्या ओवैसी भड़काऊ है या सिर्फ एक अलग आवाज है? अब मैं आपको वेरीफाइड फैक्ट्स दूंगा। पहला, 2020 के बाद से ओवैसी के 5 वीडियो जो 100 मिलियन से ज्यादा बार देखे गए हैं, उनकी स्पीचेस ट्रेंडिंग में रहती हैं। उनके नाम पर 2 मिलियन से ज्यादा वीडियो बन चुके हैं।
दूसरा, महाराष्ट्र 2024 एक नया टर्न, MIM और VBA का अलायंस दलित लीडर के साथ काम, ये दिखाता है कि ओवैसी सिर्फ मुस्लिम इशू तक सीमित नहीं है। तीसरा, शॉकिंग बिहार 2025 नवंबर, ओवैसी ने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट भी फील्ड में उतारे। राणा रंजीत सिंह दलित बैकग्राउंड से हैं, मनोज कुमार दास OBC हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये दिखाता है कि ओवैसी की रणनीति इवॉल्विंग है। वो सिर्फ मुस्लिम नेता नहीं रहना चाहते, वो सोशल जस्टिस के नेता बनना चाहते हैं। अब जो भी बताने जा रहा हूं वो कॉन्सिडरेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवैसी की राजनीति क्यों काम करती है। दोस्तों, जब मैं गांव में गया तो मुझे एक पैटर्न दिखा। एक गांव में सीमांचल रीजन में एक बुजुर्ग मुझसे कहते हैं, साहब जैसे लोगों की तो कोई सुनता ही नहीं है, बड़े नेता सिर्फ वोट मांगते हैं। बस यहीं से शुरू होती है ओवैसी की अपील। ओवैसी कहते हैं, मैं आपके जैसा हूं, मैं आपकी समस्याओं को समझता हूं क्योंकि मैं आपके साथ बड़ा हुआ हूं। यही बस भाषण नहीं है, यह एक पहचान है। हमारे जैसे गांव से कम रिसोर्स वाले लेकिन स्ट्रॉन्ग वॉइस वाले बिहार के किशनगंज में मुस्लिम पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, गवर्नमेंट स्कीम की पहुंच ना के बराबर है, एजुकेशन की कमी है। ऐसे आते हैं और कहते हैं ये समस्या रियल है, ये इग्नोर की जा रही है, मैं इन्हें उठाऊंगा, और बस लोग उन्हें सुनने लगते हैं क्योंकि वो बोलते हैं उन मुद्दों पर जो दूसरा नहीं बोलते। वो एक जैसे लोग दिखते हैं, संविधान का रिफरेंस देते हैं, ये उनकी अथॉरिटी है, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, ये उनका स्ट्रेंथ है। यही है ओवैसी की असली ताकत, शासन नहीं बल्कि एक मूवमेंट। तो अब सवाल यह है, ऐसी आने वाले समय में क्या करेंगे? क्या वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगी? क्या किसी गठबंधन में शामिल होंगे? क्या प्रधानमंत्री की दौड़ में आ सकते हैं? देखिए, अगर ओवैसी अपनी रणनीति सही रखते हैं, अगले 2-3 सालों में 4-5 राज्य में आ सकते हैं, सोशल जस्टिस का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, 50 से ज्यादा तक सीट जीत सकते हैं। लेकिन एक वादा है, जहां भी वो जाते हैं अपोजिशन के वोट डिवाइड का आरोप लगता है। अब यह जारी रहेगा तो राष्ट्रीय बनना मुश्किल होगा। दोस्तों, अगर आपको लगा कि यह सच है, अगर आप मानते हैं कि अल्पसंख्यकों की आवाज उठनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों को भेजिए। कमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर सप्ताह ऐसे एनालिसिस आते रहते हैं क्योंकि अगले हफ्ता ओवैसी वर्सेस कांग्रेस के सच्चे सेकुलरिस्ट कौन है वीडियो आ रहा है, और उनमें से एक ऐसा है जो पॉलिटिक्स को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। अब अंत में जो मैंने प्रॉमिस किया था वो आखिर मिनट पर, असली सवाल यह है कि क्या ओवैसी भारतीय डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है या वो पोलराइजेशन पैदा करते हैं। सच यह है, दोनों बातें सच हैं। ओवैसी साइमल्टेनियसली 2 चीजें करते हैं, संख्यकों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जरूरी है, राजनीति को पोलराइज भी करते हैं, ये हार्मफुल है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन ही भारतीय डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। अगर सिर्फ एक आवाज होती तो डिक्टेटर्स होते, अगर सभी को बराबर मौका मिलता है तो सही होता। ओवैसी इसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर आपको लगा मैंने सच बोला है, आपके गांव में भी यही हो रहा है, आपके जैसे लोगों की आवाज होनी चाहिए, तो लाइक करिए, एल्गोरिथम को सिग्नल मिले, शेयर करिए अपनी पूरी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, कमेंट करिए अपनी राय, अपनी बातें, अपने डाउट, और सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम यहाँ बनाते हैं वो कंटेंट जो सिर्फ फैक्ट्स देता है, वाइस नहीं। अगले वीडियो में अभी से तैयार रहिए, कश्मीर सच और झूठ का खेल। तब तक के लिए याद रखिए, हमारे जैसे लोगों की आवाज ही सबसे मजबूत है। जय हिंद, जय बिहार। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और गांव का ख्याल। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।